का आज के लेक्चर्स में स्वागत है। जो चैप्टर चालू था वो था 12th साइंस का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। माई सेल्फ प्रोफेसर जेवी जानी, SK एजुकेशन हब 9427729500। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। आपको यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में भी अपनी फीडबैक दे सकते हैं। नाउ टॉपिक डिस्कस इन लास्ट 3 लेक्चर्स। हमने क्यों यहाँ पे आपको दिखा कि पिछले 3 लेक्चर्स हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हम आज के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं सम्स। हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वो सॉल्यूशन हमने जो पिछले 3 लेक्चर्स में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसी के ऊपर है। तो वो टॉपिक है चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, forces between multiple charges, introductions regarding electric charge, types of body in terms of charge, concept of exchange of charge and the quantization of charge। तो ये 9 टॉपिक के ऊपर हमने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। यदि आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर में आइए, तो आपको सभी एग्जाम्पल काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और हमने इस वीडियो के नीचे ही पिछले 3 लेक्चर्स की लिंक आपको दी हुई है। तो नाउ देख लेते हैं कि आज हम कौन से एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.1 से लेके 1.6 तक के आपके सभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको ये 6 के 6 सम्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको हम होमवर्क बताते हैं कि आपको यही सम अपने फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है अच्छी तरह से। एग्जाम में कैसे लिखा जाता है हमने वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी। एंड लेट वी स्टार्ट एग्जाम्पल 1.1। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। विदाउट टचिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट मेथड हो गई है ना। तो आपको याद होगा हमने ये एग्जाम्पल 1.1 एक थ्योरी का एग्जाम्पल है। हमने इसको पहले आपको सिखा दिया है। कब सिखाया हुआ था, तो आप देखिए सेकंड लेक्चर के इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में एक टॉपिक था, उसका नाम था चार्जिंग बाय इंडक्शन नॉन कॉन्टेक्ट मेथड। तो आपको वही मेथड यहाँ पे समझाने की है। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पहले लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.2 लेते हैं। नाउ क्वेश्चन, if 10:9 electron move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। बहुत ही मस्त एग्जांपल है। उसने ऐसा बोला कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में 10:9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन वहां पे चले गए तो बॉडी वहां पे चार्ज होने लगी। जो इलेक्ट्रॉन जहां से चले जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो एक सेकंड में 10:9 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो दूसरी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। उसने क्या पूछा, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वहां पे समा पाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज गिवन आउट फ्रॉम वन बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में 10:9 इलेक्ट्रॉन चले जाते थे। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके पास कितना चार्ज निकल जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन के पास एक सेकंड में कितना चार्ज जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 10:9, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो आंसर यहां पे हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अच्छा, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एक सेकंड में इतने कूलम चार्ज निकल चुका है। याद रखिए बेटा, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 10:9, बट एक सेकंड में चार्ज कितना निकला, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, यदि इतना चार्ज निकलने में हमें 1 सेकंड लगा, ओके, तो उसका मीनिंग क्या, we get 1.6 into 10⁻⁻10 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। ओके, एक सेकंड में हमने इतना चार्ज लिया, तो हमें कितना कूलम चार्ज चाहिए, 1 कूलम। तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। सो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻10। सो आंसर इज
6.25 10⁹ सेकंड। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान सा समझा, क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी के कंसेप्ट के थ्रू हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। हमने यहाँ पे लास्ट में क्या बताया कि 1 सेकंड के अंदर इतना चार्ज निकल गया, ओके, या फिर हम ऐसा बोले कि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज बॉडी पे एक्वायर्ड हुआ 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज एक्वायर्ड होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे हमने आंसर निकाला 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 एंड अब आंसर इज 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1.2 एंड दिस इज अवर आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.3। How much positive and negative charge is there in a cup of water? तो यहां पे थोड़ा केमिस्ट्री का फंडा आता है कि भाई पानी के एक ग्लास के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कप के अंदर कितने होते हैं? तो आप यहाँ पे सर बोलेंगे सर कौन सा कप, कैसा कप, क्या किस तरह से मैं तो एक एजम्पशन लिया जाता है कि लेट अस एज्यूम दैट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, कि एक कप के अंदर कितना ग्राम पानी पड़ा हुआ है? 250, है ना, 250 ग्राम पानी एक कप के अंदर है। अभी यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री जो आप 11 साइंस में पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए क्या लिखा मैंने, द मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। पानी का मोलिक्यूलर मास कितना होता है? सभी को पता है 18 ग्राम होता है। H2O, H का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 H है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 16 + 2 18। उसका मीन क्या हुआ कि एक मोल का वेट कितना हुआ? 18 ग्राम हुआ। कितना हुआ? एक मोल का वेट कितना हुआ? 18 ग्राम होता है। तो यदि मैं बोलूं एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम बताते हैं कि एवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो एवोगाड्रो लॉ के अंदर एक मोल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर्स यानी कि 6.023 10⁻23। ठीक है, सो number of molecules in a 1 mole of waters are 6.023 into 10⁻23। तो हमारे पास अभी यहां पे देखा जाए तो 250 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि 18 ग्राम के अंदर है एवोगाड्रो नंबर जितने, तो 250 ग्राम में कितने होंगे? तो 250 मल्टीप्लाइड हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के साथ और 18 चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा हुआ कि भाई 18 ग्राम के अंदर कितने हैं एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स है, तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो हमने आंसर निकाला 8.365 इंटू 10⁻24 कि 250 ग्राम का जो वाटर है, पानी है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी एक मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज होता है? तो भाई पानी का क्या होता है? H2O होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे। पानी के एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन कैसे निकालें? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है ना, तो 8 + 2 यानी कि 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो फिर टोटल चार्ज कितना हुआ, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रोटॉन का भी चार्ज ये होता है और इलेक्ट्रॉन का भी ये होता है, वैल्यू में देखे जाए तो 10 ही जितना हुआ, तो 10 × 1.6 × 10⁻19। तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर है ना H2O के एक मॉलिक्यूल्स में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻18 कूलम। तो एक मॉलिक्यूल्स का चार्ज हमें मिल चुका है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 8.365 × 10⁻24। तो हम अभी क्या बोलेंगे? सो टोटल पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज इज, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.6 × 10⁻18 के साथ। ये ऐसी बात हुई ना सिंपल सी कि एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है तो 50 बच्चे के पास कितनी है। उसी तरह से कि एक मॉलिक्यूल्स के पास इतना चार्ज है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 8.365 × 10⁻24। तो उसके पास कितना चार्ज हुआ, ये उसका आंसर 1.34 × 10⁻17 कूलम। दिस इज अवर आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1.3। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड हम यहाँ पे पढ़ते हैं एग्जाम्पल 1.4। तो एग्जाम्पल 1.4 11 साइंस के ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर से ऊपर से है एंड थोड़ा सा इस चैप्टर में एक कूलम्स लॉ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ
for electrostatic force between two point charges and Newton's law for the gravitational force between two stationary point mass. कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? हमने पढ़ाया हुआ है आपको. कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए. बट न्यूटन्स लॉ किसके होता है? न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड वो है टू स्टेशनरी पॉइंट मास के लिए. दोनों के इक्वेशन क्या है? बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आइदर मासेस. तो ये तो सिंपल है. सवाल अभी चालू होता है, समझने वाला है. कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है. तो नंबर 1 है फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. उसका मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका रेशियो. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो यहां पे हम पहला निकालते हैं कि भाई ए का पहला सेगमेंट कंपैरिजन करते हैं. तो हमने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. और किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के लिए. तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन क्या है? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है? G M1 M2. बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मास ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि MP Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर. देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा. अभी हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं. K की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹. Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, हालांकि दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो 6.67 इंटू 10⁻11. मास ऑफ प्रोटॉन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31. तो बेटा जब आप कैलकुलेटर के साथ इसका आंसर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों फोर्स Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, Fg माना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशियो आता है 2.27 इंटू 10⁻39. आप समझे बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स 2 इंटू 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है Fg से ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में. 10⁻39 टाइम्स इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स. तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है. वो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ सॉल्व की. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की बात की, उसने हमने क्या पूछा है कि ऐसे ही कंपैरिजन आप दो प्रोटॉन के बीच में कीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन का ही मास आएगा. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. चलो भाई ऐसा एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस फॉर टू प्रोटॉन्स. तो देखो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एज इट इज. G M1 M2 यहाँ पे अभी दोनों प्रोटॉन्स आएंगे तो MP MP डिवाइड बाई R स्क्वायर. हमने वैल्यू अप्लाई की एंड हमको आंसर यहाँ पे मिल गया. ठीक है, तो इस तरह से हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं. अभी उसने हमें एक और भी सवाल पूछा था. देखिए क्वेश्चंस में देखिए अभी उसने क्या सवाल पूछा है. बी एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट. कि भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है लगता है उसकी वजह से उनका एक्सेलरेशन कितना होता है, वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है ना. क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही. तो हम पहले देख लेते हैं कि एक बार इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन और दूसरे टाइम पे प्रोटॉन पे लगने वाला एक्सेलरेशन. ठीक है, तो चलिए बेटा हमने यहां तक देख लिया था. अभी acceleration of electron due to electric force between electrons and proton. ओके, F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है. अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसलिए हमने me और a लिखा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, acceleration ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलो F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर me e. और ये कौन सा फोर्स है? कूलम्बियन फोर्स और द इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ हमने वैल्यू अप्लाई की और दोनों के दोनों यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे 10⁻19 जो लिखा है ना उसके ऊपर बाद में स्क्वायर किया हुआ है. तो वैल्यू अप्लाई करने से हमें एक्सेलरेशन मिला 2.52 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यदि इसी तरह से मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो कहां पे चेंज होगा? सिर्फ यही टर्म्स, जो राइट हैंड साइड का जो टर्म है उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन्स और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा. बाकी सब तो सेम है क्योंकि फोर्स तो इक्वली लगने वाला है. तो यहां पे जब हमने वैल्यू अप्लाई की तो मुझे आंसर मिला एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1.37 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
तो ए यहाँ पे हुआ एग्जाम्पल नंबर 1.4। आगे बढ़ते अभी थोड़ा बेटा यहाँ पे, एंड एग्जाम्पल नंबर 1.5 मोस्ट टाइम भी एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हालांकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसने वो ग्राफिकल में दिया हुआ था, मैंने इसको आपको सामने क्वेश्चन के तौर पे लिखा है एंड बाद में मैंने आपको उसकी फिगर समझाई हुई है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, अ मेटल स्फीयर इज सस्पेंडेड थ्रू अ नायलॉन थ्रेड when another charged sphere is brought near to A and kept at distance D, a force of repulsion F is act between them। दो स्पीयर है, तो देखो मैंने आपके सामने दो स्पीयर लगाए, हमने बोला यहाँ पे कि लेट वी एज्यूम दैट, हमने बोला कि लेट द ओरिजिनल चार्ज ऑन स्पीयर ए इज कैपिटल क्यू एंड स्पीयर बी के ऊपर स्मॉल क्यू जितना चार्ज है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्मॉल डी दिखाया हुआ है, और दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज एफ। सो एफ इज इक्वल टू व्हाट, के Q1 Q2, हालांकि यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने वाली बात आती है, अभी ए स्पीयर को एक ऐसे सी स्पीयर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है जो अनचार्ज है, और उसी तरह से बी को किसके साथ लाया जाता है, डी स्पीयर के साथ जो भी अनचार्ज है। उसके बाद ए और बी को फिर से नजदीक लाया जाएगा, तो ए जो ए स्पीयर है उसको सी के साथ और बी स्पीयर को डी के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है जो दोनों पहले से अनचार्ज थे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ए स्पीयर है उसको मैं सी स्पीयर के साथ यदि कांटेक्ट में लाता हूं, तो यहाँ पे ए में तो कितना चार्ज था बेटा, प्लस क्यू था, सी में कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है ना, बट जब हम उसको कांटेक्ट में लाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये मैंने आपको थ्योरी सिखाई थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो चार्ज क्या हो जाता है उस टाइम पे, आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह से जब बी और डी को लाएंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा, Q/2 तो अभी ए स्पीयर को एंड बी स्पीयर को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है बट डिस्टेंस आधा किया जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्पीयर सी टचेस A, the charges redistribute on A and C by symmetry, each sphere carry a charge Q/2। तो मैंने आपको जो समझाया कि कांटेक्ट में लाने से चार्ज आधा आधा हो जाएगा वो समझाया हुआ है। उसके बाद दोनों को जो डिस्टेंस पहले डी था उसके आधे डिस्टेंस में नजदीक लाया जाता है, तो इसलिए फोर्स का इक्वेशन, नया फोर्स में यदि एफ डैश बोलता हूं तो इक्वेशन क्या होगा, के Q1 Q2, अभी चार्ज आधा हो चुका है तो Q/2 एंड स्मॉल Q/2, ए का चार्ज है और बी का चार्ज है बेटा, हाँ भूलना मत, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस आधा हो तो D/2 का होल स्क्वायर, तो आप जब सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आंसर मिलेगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जो हमारा जो इनिशियल फोर्स था वही का वही एफ है, तो ऐसा करने से फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6, 3 मार्क के लिए मोस्ट टाइम क्वेश्चन। Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? तो यहाँ पे ट्रायंगल का फंडा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई देता है। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के ऊपर 3 चार्जेस हमने यहाँ पे प्रेस किए, तीनों वर्टाइसिस ए बी सी है एंड तीनों वर्टाइसिस के ऊपर जो चार्ज है वो है Q Q Q, क्योंकि Q1 Q2 Q3 की वैल्यू कितनी है, Q जितनी इक्वल है। जो ट्रायंगल है उसकी साइड है L जितनी, L जितना उसका साइड है। नाउ यहाँ पे देखिए, यदि मैं ए में से एक लाइन बनाता हूं, हालांकि जो BC के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो आपके सामने दिखाई देगी। उसी तरह से मैं बी पॉइंट में से लाइन बनाता हूं और सेम मैनर यदि हम सी में से लाइन बनाते हैं, तो यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो हुआ अपना सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड यहां पे क्या है, O है, और उसके ऊपर है कैपिटल Q जितना चार्ज। क्वेश्चन क्या है कि तीनों वर्टाइसिस के जो पॉइंट है उसके ऊपर जो पॉइंट चार्ज है वो सब सेंट्रोइड के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, वो फोर्स लगाते है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स के इक्वेशन में क्या आता है, डिस्टेंस आता है, और बेटा आपको पता होगा कि सेंट्रोइड का मीनिंग क्या होता है कि वो हर एक वर्टाइसिस के इक्वल डिस्टेंस में होगा, है ना, जितने भी वर्टाइसिस है वहां से सेम डिस्टेंस होना चाहिए। और फोर्स का इक्वेशन क्या है,
KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R माने कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैथमेटिकली मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना, कि भाई A से O का डिस्टेंस कितना है, B से O का या C से O का, हम किसी एक का फाइंड कर देंगे, बाकी सब इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे बेटा देखें, मैं यदि बात करता हूं इन द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड ऑफ लेंथ L, इफ वी डू अ परपेंडिकुलर AD टू साइड BC, हम AD को यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, सी दिस वन इज अ परपेंडिकुलर। नाउ फॉर्म ट्रायंगल ADB, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूं sin 60, यदि हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट इज AD, hypotenuse is AB, so AD divided by AB. Let me apply the value sin 60 root 3 by 2 and AB is the length of triangle, तो उसका लेंथ कितना है साइड का, L जितना है, बिकॉज ऑफ इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हर एक साइड इसकी L जितनी है। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3L बाई 2। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि सेंट्रोइड होता है ना, तो सेंट्रोइड के लिए मैं यदि AO निकालना चाहूं तो AO इज व्हाट, AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। AO AD का 2/3 पार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे 2/3 AD की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से मुझे AO मिला L डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, तो ये आपको मैथमेटिकली मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना यहाँ पे बताया, जो हमें उसने डायरेक्ट दिया नहीं था। अभी हम फोर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के। चलो यहाँ पे इसी सम में देखो, कंटिन्यू अभी सम खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह से आपके सामने पहले फिगर थी, एक बार मैंने फिर से फिगर बना दी, आप देख लीजिए, है ना। अभी हम बात करते हैं कि फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A पॉइंट की वजह से जो O पॉइंट पे कैपिटल Q जितना चार्ज है, तो कितना फोर्स लगाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, KQ1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना मिला था AO, L बाई रूट 3 का स्क्वायर। और वो जो फोर्स है उसके डायरेक्शंस देखिए क्या है, अलोंग AO, यानी A से O। देखो बेटा आपको एरो में दिखाई देता होगा ना कि फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होने वाला है। उसी तरह से यदि मैं बोलूं फोर्स F2 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B पॉइंट की वजह से यहां पे सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F2 है, तो KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस तो वही का वही, लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, अलोंग B से O। तो देखिए आप B से O हमारा F2 है। उसी तरह से यदि मैं C पॉइंट पे बात करता हूं, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, अब डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, C से O। ठीक है, तो यहां पे आपको पॉइंट मिल गए। अभी आप देखिए यहाँ पे F2 एंड F3 के यदि हम दो फोर्स के ऊपर कंसिडर करते हैं, तो F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जाता है O से A तरफ जाता है ना, O से कहां, कौन सी साइड पे जाता है, A साइड पे। सो द रिजल्टेंट फोर्स F2 एंड F3 वैल्यू तो वही की वही, इज अलोंग OA बाय द पैरेललोग्राम लॉ। आप ये मेथड 11 साइंस में पढ़ चुके हैं। तो F2 और F3 की बदौलत फोर्स का वैल्यू का कितना आ जाएगा कि आप O से A साइड पे जाएगा, तो जितना फोर्स ऊपर जाएगा उतना ही फोर्स नीचे है, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सो द टोटल चार्ज और द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें फिर से पूछना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कोई स्पेशल सम हो JEE नीट का, तो आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर्स में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।